तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग भारतीय संविधान में राष्ट्रपति वाला लेक्चर देख रहे थे। तो राष्ट्रपति के लेक्चर में हम लोगों ने कल राष्ट्रपति के पद, शपथ ग्रहण वगैरह के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में देख लिया था। आज हम लोग राष्ट्रपति का पद त्याग देखेंगे, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति पद त्याग कब करता है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते देखने वाले हैं, एवं राष्ट्रपति के अधिकार एवं उसके कर्तव्य के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे। चलिए बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति का पद त्याग, ठीक है ना, राष्ट्रपति किन किन कंडीशन में पद को अपने त्याग सकता है, आज इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दो कंडीशन है, तो आइए इसको देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, ठीक है ना, जब उसको ऐसा लगे कि अब मैं इस पद पे बनने के लायक नहीं हूँ या इस पद को मैं संभाल नहीं सकता हूँ, वो क्या कर सकता है, उपराष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र जो है वो दे सकता है, ठीक है ना। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा कि इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है ना। यानी उपराष्ट्रपति को जब वो त्यागपत्र दे देगा तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल दिया जाएगा। तो क्या कि जो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, त्यागपत्र जो है वो दे दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है। चलिए अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, अनुच्छेद 61 द्वारा, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है अनुच्छेद 61, यानी महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। और वह महाभियोग किस कंडीशन में लगेगा ये जानना जरूरी है। तो प्रेसिडेंट पे, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगेगा वह संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर लगेगा, ठीक है ना। अगर संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो प्रेसिडेंट पे महाभियोग जो है वो लगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते देख लिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट को वेतन और कितने भत्ते दिए जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है ना। मंथली जो उनको सैलरी मिलती है वो 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट को दिया जाता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है, यानी राष्ट्रपति की जो सैलरी मिलती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है, ठीक है ना, टैक्स के दायरे से वो बाहर होता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को निःशुल्क आवास दिया जाता है और संसद द्वारा स्वीकृत बहुत सारे वेतन और बहुत सारे अन्य भत्ते वगैरह भी इनको दिए जाते हैं, जो पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है, इनको दिया जाता है, और इनको जो आवास मिलता है वो निःशुल्क मिलता है, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं, इनकी पेंशन के बारे में है कि प्रेसिडेंट के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। यानी सालाना जो है उनको 9 लाख रुपए का पेंशन जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते वाला पॉइंट यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार क्या क्या है और उसके कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है ना। चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। और फर्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति जो है वो करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करता है। लोकसभा का चुनाव होने के पश्चात लोकसभा के बहुमत दल का जो लीडर होता है उसको चुनने का काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की करते हैं, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं। उसके बाद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग जो हमारा है, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य अध्यक्षों की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और वित्त आयोग जो है हमारा, ठीक है ना, वित्त आयोग की नियुक्ति भी कहीं न कहीं जो है राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं, ठीक है। चलिए नियुक्ति संबंधी अधिकार खत्म हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं विधायी संबंधी अधिकार, ठीक है ना। इनको विधायी संबंधी कौन कौन, कानून बनाने संबंधी कौन कौन से अधिकार इनको प्राप्त है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी हुई है। तो आइए चलिए इस पॉइंट देखते हैं कि संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार जो है किसको है, वो राष्ट्रपति को। वो सत्र को आहूत कर सकता है यानी बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, विघटित कर सकता है, एवं लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति का पहला विधायी शक्ति है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, अभिभाषण करने की जो शक्ति है वो
क्या कहते हैं प्रेसिडेंट साहब को है, ठीक है ना, या तो एक सदन में दे सकता है या दोनों हाउस में दे सकता है, ठीक है ना, अभिभाषण, ठीक है। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि संसद द्वारा जो पारित विधेयक है, ठीक है ना, दोनों संसद यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से कोई पारित अगर विधेयक हो जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है, कानून बनता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति साहब जब उसमें सिग्नेचर कर देते हैं तो सिग्नेचर करने के पश्चात वो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि कुछ कानून या परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कुछ कानूनों को बनाना है, ठीक है, या कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें राष्ट्रपति महोदय की अनुमति या स्वीकार्यता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा कानून है। मैंने मुख्य लिया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो फर्स्ट है नए राज्यों का निर्माण, ठीक है ना, नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं को बदलना और उनके नामों में जो परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना, इसको करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। चाहे उसका निर्माण कर रहे हैं, चाहे उसकी सीमाओं को चेंज कर रहे हैं, चाहे उसका नाम को चेंज कर रहे हैं, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के ये संभव नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं धन विधेयक, ठीक है ना, धन विधेयक अनुच्छेद 110, ठीक है, धन विधेयक पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक। संचित निधि में जो हमारा है वो व्यय करने वाला कोई विधेयक अगर पास किया जाता है अनुच्छेद 117(3) के तहत, तो इसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो बच्चों आज लेक्चर यहीं तक रहा, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसको देख लीजिएगा, वेतन भत्ते वगैरह सब चीजें, पद त्याग वगैरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और नियुक्ति संबंधी अधिकार हो गया, विधायी संबंधी अधिकार हो गया, इन सबसे क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।